We come with nothing, we go with nothing, but one great thing we can achieve in our beautiful life is a little remembrance in someone's mind and a small place in someone's heart. Have a great day. Let us start our today's video. और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में आज ऐसे कौन से नए पॉइंट्स हैं, कौन सी नई जानकारी हैं जो हम लोग आज अचीव करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का भाग 3। तो वीडियो की शुरुआत इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम बल की अगर कंपैरिजन की जाए तो ये पाया जाता है कि दोनों ही केंद्रीय बल हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं यानी संरक्षी बल हैं। अगर थोड़ा सा इनमें अंतर की बात की जाए तो अंतर में आप यह देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमेशा आकर्षण का ही रहता है। जबकि हम बात करें कूलॉम फोर्स की या कूलॉम बल की तो यह आपका रिपल्सिव भी होता है और आपका अट्रैक्टिव भी होता है, आकर्षणात्मक भी होता है और प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। वहीं इनकी पावर की बात करें कौन सा बल किससे ज़्यादा प्रबल होता है तो बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल है उनके बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 टाइम्स होता है। वहीं पर अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन की तुलना करें तो प्रोटॉन 10⁻36 गुना होता है। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। फोर्थ वाले पॉइंट में देखते हैं कि यदि परावैद्युतांक के तथा टी मोटाई का परावैद्युतांक माध्यम आवेशों के बीच में रखा गया है तो वहाँ पर लगने वाला बल कितना होगा। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्जेस रखे हुए हैं और इन चार्जों में इनके बीच में एयर होती और एयर के प्लेस पर क्या किया, एयर के प्लेस पर एक परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जिसकी थिकनेस है T और उसका परावैद्युतांक है K। ओके इस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके लिए सीधा सीधा फार्मूला आपके सामने है। इस फार्मूले को आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T √K। ध्यान रखिएगा ये √K और T एक साथ हैं और होल पावर आउट ऑफ पावर स्क्वायर की यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर K आपको नहीं रखना, K का जो भी रोल होगा वो इसके द्वारा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है। इसमें ऑप्शन दे रखा है संरक्षी यानी कंजर्वेटिव होता है, बी असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, और डी ऑप्शन उनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसमें ऑप्शन आपका सही है ए संरक्षी बल होता है। नेक्स्ट है कूलॉम बल कैसा होता है, केंद्रीय बल है, वैद्युत बल है, सी ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही हैं, ए और बी दोनों ही इसमें माना जाएगा कूलॉम बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि इससे आवेश कम नहीं हो सकता। तो जरा आंसर पे चेकआउट कर लीजिए। 1.6 10⁻⁻⁻ का 19 इतना तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता ही है। बात करें 3.2 10⁻⁻19 के बारे में तो 3.2 10⁻⁹ कूलाम। सी पर आइए 4.8 10⁻⁻19 कूलाम या डी 1 कूलाम। तो सबसे कम जो न्यूनतम मात्रा है वो कितने आवेश की, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो मान पहले ही है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट पर आते हैं, आज क्या क्या नया है। आइए अब बात करते हैं किसी निरावेशित वस्तु के बारे में। निरावेशित से मतलब है कि अनचार्ज, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर आपने कंसीडर कर दिया Q1 की वैल्यू Q1 = 0 और ये है वस्तु A। इसी तरह से एक दूसरी वस्तु है जो वस्तु B पे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ओके ये वस्तु आवेशित वस्तु है और इस पर आवेश है Q। तो अब क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर एक निरावेशित वस्तु को दूसरी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दें तो क्या होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पर्पज़ से ये वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति है तो स्पर्श कराने से पूर्व जितना आवेश है उतना बना रहेगा, लेकिन जब आप स्पर्श कराने के बाद जब उन वस्तुओं को अलग करेंगे तो दोनों पर आवेश की मात्रा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बराबर बराबर आवेश दोनों वस्तुओं पर हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब आपने वस्तु को स्पर्श करा दिया तो स्पर्श कराने के बाद अब वस्तु ए पर जो टोटल चार्ज है वो Q1 + Q2/2 यानी जितना भी चार्ज यहाँ पर हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि निरावेशित वस्तु ही हो, जितना भी चार्ज यहाँ पर अवेलेबल होगा, जितना दूसरे वस्तु पर अवेलेबल होगा उन दोनों को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इक्वल सेपरेट चार्ज स्पर्श कराने के बाद दोनों ही वस्तुओं पर बराबर बराबर चार्ज उसी अनुपात में उसी मात्रा में आ जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट समझ लीजिए। तो ये वाला पॉइंट इसीलिए है कि अगर आप एक बार फिर से बता देते हैं, स्पर्श कराने के बाद दोनों वस्तुओं पर चार्ज की मात्रा बराबर बराबर हो जाती है। आज के नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में और क्लियर करते हैं आपको।
अगर अनेक बिंदु आवेशों के विद्युत निकाय में किसी एक आवेश पर परिणामी विद्युत बल पता करना है तो अन्य आवेशों में प्रत्येक के कारण पर लगने वाले विद्युत बलों का वेक्टर योग इसके बराबर होता है। कहने का मतलब है, अगर किसी निकाय में n बिंदु आवेश रखे हुए हैं, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं सामने डायग्राम में, कि अगर Q1 Q2 कई सारे आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, और ये एक निकाय बनाता है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल बनाते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों पे 3 चार्जेस आपके रखे हुए हैं। ओके, तो ये इनका पूरा एक सिस्टम बन गया। तो यहाँ पर जैसे आपको समझाएगा कि n बिंदु हैं और n बिंदु में n बिंदु आवेश Q1 Q2 अप टू Qn तक रखे हुए हैं। तो अब किसी पर्टिकुलर चार्ज पर अगर आपको बल का, फोर्स का पता करना है, जो मतलब क्या हुआ कि दूसरे के द्वारा पहले पे लगने वाला या पहले के द्वारा दूसरे पे लगने वाला, पहले के द्वारा तीसरे पे लगने वाला, तो इन सभी आवेशों के कारण उस पर्टिकुलर फोर्स पर, पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मान आपको पता करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें जैसे 3 चार्जेस हैं, तो इन तीनों चार्जों का आप किसी पर्टिकुलर आवेश के ऊपर मान निकालेंगे तो उन सबको आप सदिश योग के से या वेक्टर के लॉ के द्वारा आप ही उसको ऐड करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन आवेश Q1 पर लगने वाले विद्युत बल क्रमशः F12 F13, यानी उस F1 पर 2 के कारण भी लग रहा है, 3 के कारण भी लग रहा है। अगर मान के चलिए स्क्वायर की बात की जाती तो स्क्वायर में 4 पॉइंट हो जाते। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर काफ़ी दे रखे होंगे, न्यूमेरिकल्स आगे देखेंगे, तो उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। Q1 पर पता करना है, ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा Q1 Q2 Q3 और Q4, 4 चार्जेस रखे हुए हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर आवेश का मान पता करना है, तो 2 के कारण 1 के ऊपर F12 हुआ, ओके, 4 के कारण 1 पर प्लस करेंगे और सब वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो F14 होगा। इसी के कारण 3 से 1 की ओर F313 होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चार्ज पर इन सभी आवेशों के कारण जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको आप सदिश योग या वेक्टर नियम के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। यही बात इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताई गई है, नोट कर लीजिएगा। तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बात करते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का सीधा मतलब है कि इसमें आपका 3 डायमेंशनल पोर्शन चलेंगे। इसमें चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक विमीय के रूप में भी हो सकता है। एक विमीय में कब होगा, जब उसमें आपको केवल किसी छड़ की लंबाई दे दी जाएगी। कह दिया जाए कि अगर किसी एल लंबाई का तार है और आपने इसको अगर चार्ज दिया है तो चार्ज इसके ऊपर इक्वली पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ओके, 2 डायमेंशन की बात करें तो किसी सरफेस की बात की जाएगी, किसी पृष्ठ की बात की जाएगी, और उस पृष्ठ को चार्ज देने पर वह चार्ज उसके ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। वहीं पर 3 डायमेंशन की बात अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर किसी गोले की बात की जाए या किसी क्यूब की बात की जाए जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यानी ऊंचाई सभी तीनों चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर हम आयतन, आवेश घनत्व की बात करेंगे और उसमें भी उसी प्रकार होगा, जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फुल वॉल्यूम। क्लियर। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका रेखीय चार्ज से। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होगा कि किसी एक रेखा के अंदर जब आप चार्ज देंगे, कोई एक लीनियर चार्ज होगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक क्यू लंबाई का एल लंबाई का चार्ज है, तार है, और उसको क्यू आवेश दिया गया है, प्लस चार्ज दिया गया है। तो ये प्लस जो चार्ज है या चार्ज है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फुल लेंथ ऑफ द वायर। तो इस कंडीशन में अगर आपको उसका रेखीय आवेश घनत्व निकालना है, इसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको निकालना है, और अगर डेंसिटी आपको पता करनी है तो डेंसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन पे अगर ध्यान दीजिए, डेफिनेशन भी सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की परमाणु को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। उसे दिखाते किससे, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सर लैम्डा सभी लोग देख पा रहे हैं, लैम्डा इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, क्यू अपॉन एल आएगा। यहाँ पर अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक इसका कूलाम पर मीटर रहेगा। और अगर आपको यहाँ से चार्ज का ही मान पता करना है तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आप पता कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू एल के बराबर आएगी। इसी तरह से अगर डायमेंशंस का पता करना पड़े तो डायमेंशंस के लिए क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, यानी ए टी ऊपर आएगा और अपॉन में आपके आएगा एल, क्यू बराबर आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से आप इसका मान निकाल सकते हो, क्यू का मान ए टी के बराबर। और नीचे आएगा आपका लेंथ दे रखी है एल नीचे, तो एल ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए टी एल माइनस 1। तो सभी स्टूडेंट इसको भी साथ साथ नोट करते चलिए। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरह के बहुत अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा। और इस समय जो इसमें मैटर प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा मैटर है, कहीं भी कोई कमी मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा हूँ। और इसमें इनको पढ़ने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। 2 से 3 बार आप इसे अपने दिमाग में रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, पेंसिल कॉपी अपने पास रखा करिए, उससे आप नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, जहाँ तक अच्छी चीज़ सभी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं, अगर वो चार्ज लेंथ के रूप में ना होकर एक सर्कल के रूप में हो,
तो अगर वृत्त के रूप में अगर वो रेखा जो तार है वो दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल के रूप में बना दिया, तो अब तो उसकी लेंथ नहीं रही। तो लेंथ नहीं रही तो उसका क्या मतलब है कि आप क्या इसका 2 डायमेंशनल इसको मानने लगेंगे? नहीं, जो चार्ज है वो अभी भी इसकी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी वितरित है, लेकिन अब जो लेंथ है वो उसकी सरकमफेरेंस का रूप ले चुकी है, तो परिधि के रूप में लिया जा चुका है। तो यहाँ पर जो आप लैम्डा इक्वल्स टू अब तक क्यू अपॉन एल लेके चल रहे थे, अब एल के प्लेस पर बस आपको करना होगा कि उसकी सरकमफेरेंस ले लेंगे, क्योंकि अब एल का मान किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से आप लैम्डा का मान उसी तरीके से पता कर सकते हैं। अब ये वाला चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना तो किसी सीधे तार को, ना ही किसी सर्कल रूप में वाले तार को। यहाँ पर एक फॉर्म में आपको दिखा दिया गया है कि ये एल लंबाई का तार है, जिसकी मूल बिंदु यानी ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, उस ओरिजिन से जो लेंथ है वो आपकी आर से रिप्रेजेंट कर दी है। यहाँ पर इसका सूक्ष्म लंबाई ले ली जाए, डेल्टा एल लंबाई ले ली जाए, तो इसका हम इंटीग्रेशन वाला फॉर्म या रूप आपको इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर उस मूल बिंदु के सापेक्ष अगर इसका स्थिति वेक्टर आर है और उस बिंदु के प्रति डेल्टा एल लंबाई पर अगर मान लिया जाए कि क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका अगर आपको रेखीय घनत्व तो निकाला जाए, तो आप वहाँ से लैम्डा आर डैश का मान, क्योंकि लैम्डा विद आर के साथ में वेरी करेगा, आर के साथ जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, तो साथ ही साथ यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल के साथ में। डिफरेंशियल फॉर्म में आप इसको लिखें डी क्यू अपॉन डी एल, और इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर आपको टोटल पता करना हो तो इस तरीके से आप टोटल की वैल्यू का आप इसका इंटीग्रल या समाकलन करके इसका मान पता कर सकते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे कंपटीशन के लेवल के सभी पॉइंट मैं इसमें शामिल करूंगा, तो जो भी बच्चे हैं आप इससे कतई ना डरिए कि कंपटीशन की तैयारी कुछ अलग से होती है, अलग से कुछ नहीं होता है, सब बेसिक है, सब आपका फंडामेंटल यही होता है। अगर आप यहीं से बेस बना के चलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा या अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं अब पृष्ठीय आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसे आपको बताइए 2 डायमेंशन हो जाएगा, और जब आप किसी पृष्ठ या समतल वक्र तल को आप आवेश देंगे तो वो आवेश उस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस वितरण को आप कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पर अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, तो उसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर कोई सरफेस है जिसका एरिया गिवन है आपको ए के बराबर एरिया दे रखा है, और उस एरिया में आपको प्लस क्यू चार्ज दिया जाए, तो वो उस पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ पर अगर इसका आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय द सिग्मा, और जैसे पहले वाले केस में आपने टोटल चार्ज लिया था, ऊपर लेंथ को रखा था नीचे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एल की जगह पर सिर्फ क्या होगा, एरिया आ जाएगा। तो तीनों ही चीज़ें ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं रेखी की यानी लीनियर की तो बात होती है लैम्डा की, पृष्ठ की जब बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं सिग्मा की, और आगे जो बात करेंगे आयतन वाले के केस में यानी वॉल्यूम के केस में, 3 डायमेंशन केस में, तो वहाँ पर हम बात करेंगे रो के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं इस समय सिग्मा के बारे में। तो सिग्मा आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा कि इस किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, उससे किससे दिखाते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन ए। यहाँ से अगर क्यू का मान अगर आप पता करना चाहें तो क्यू का मान सीधा सीधा वही निकलेगा, सिग्मा इंटू ए। मात्रक और विमित सूत्र की बात करें तो मात्रक आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्यू का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा कूलाम, और क्षेत्रफल क्योंकि नीचे है तो यहाँ से बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी डायमेंशंस की बात करें तो क्यू इक्वल्स टू आई टी से आप लिखेंगे ए टी, और क्षेत्रफल का होता है एल की पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए टी एल माइनस 2। इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और इसको इसके नीचे ही लिख दीजिएगा। उसी तरह से इसको भी समझ लीजिए कि अगर कोई गोलीय कोश का मतलब स्फेरिकल शेल दे रखा है, कोई अंदर से खोखला गोला है, तो उस खोखले गोले को जब आप आवेश देंगे तो वो आवेश उसके बाहरी सतह पर पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब वहाँ पर जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फंडामेंटल तो वही है कि क्यू इक्वल्स टू आपका क्यू अपॉन ए, सॉरी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। लेकिन अब जो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिया जाए, क्योंकि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर को आप ए के प्लेस पर यूज़ करेंगे और फार्मूला हो जाएगा आपका क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आगे जितने इसके डेरिवेशंस आपको मिलेंगे गॉसियस थ्योरम वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर ये फार्मूला मोस्टली यूज़ किया जाएगा, तो सभी लोग ध्यान से देख लें। डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हैं तो ठीक उसी तरह से इसे पिछले लीनियर वाले में भी हमने देखा था कि कोई भी एक पॉइंट लिया जाए P
और जिसका मूल बिंदु से स्थिति वेक्टर दे रखा होगा और उसके चारों एक अल्पांश क्षेत्रफल आप बना लेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा एक्स और एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और इस तरह से जेड एक्सेस में कोई भी एक सरफेस आप ले लीजिए। एक्स और वाई लेना है क्योंकि 2 डायमेंशन है, तो जेड को आप ना भी दिखाएं तो चलेगा। तो यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल को अगर इसका भी छोटा सा भाग आप ले लें डेल्टा एस, और जिसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा और डी एस। ओके, यहाँ पर आप जब इसका टोटल चार्ज अगर आप पता करना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसका इंटीग्रल कर दें। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, और समाकलन करने पर टोटल चार्ज की वैल्यू आपको पता चल जाती है कि यानी क्यू इक्वल्स टू सारा फैक्टर आपके सामने, पूरी इक्वेशन आपके सामने दिखाई देने लगेगी, और आप चाहें तो उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते चलिए। आइए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, आयतन आवेश घनत्व का। तो आयतन में आप देख पा रहे हैं सामने एक वी आयतन है, इसको आपने चार्ज दिया, और एक किसी ठोस गोले को कंसीडर करिए, कोई ठोस गोला है या कोई ठोस क्यूब है या क्यूबॉइड है, होना सॉलिड चाहिए। ठीक है, वो अंदर से ठोस होना चाहिए। तो जब आप आवेश को आवेश देंगे तो वो आवेश भी इसके जो आयतन है उसमें एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो प्रति एकांक आयतन का मान अगर आपको निकालना तो डेफिनेशन में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व, और इसमें परिभाषा आपके सामने कि इस वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के परमाणु को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। दिखाते किससे हैं, रो से, और रो इक्वल्स टू आपके पास होता है क्यू अपॉन वी, और क्यू अपॉन वी से अगर इसका मात्रक आप लिखना चाहें तो वही आवेश का मात्रक आपका कूलाम आएगा, और आयतन दे रखा है तो यहाँ पर मीटर क्यू। डायमेंशंस की बात करें, क्यू की जगह पर आई टी आता है, आई टी का मतलब ए टी अपॉन एल की पावर 3 आएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ए टी एल माइनस 3। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी बच्चे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, जैसे मैंने कहा था कि आप मुझे लिखकर नोट करके सेंड कीजिए अगर आप मुझसे और भी अच्छे वीडियोस इसी तरह से चाहते हैं तो काफ़ी बच्चे प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो बच्चे अभी तक जागरूक नहीं हैं वो भी जागृत हो जाएं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। बात करते हैं अब उसी तरह से, अगर किसी अचालक गोले का आयतन त्रिज्या के पदों में दे रखा हो तो यहाँ पर आप गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे और उसको लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो केवल करना क्या है कि v की जगह पर प्लेस आपको करना है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को जब प्लेस करेंगे तो अपॉन में 3 जो दिखाई दे रहा है वो ऊपर पहुँचेगा मल्टीप्लाई में, और ये आपके पास में हो जाएगा 3q अपॉन 4 पाई आर क्यू। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आगे जो डेरिवेशंस आप गॉसियस थ्योरम में करने वाले हैं उसमें ये आपका काफ़ी सहयोग करेगा। बात करते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म को निकालने के लिए, तो टोटल वॉल्यूम अगर v मान लिया जाए और उसमें किसी सूक्ष्म आयतन डेल्टा v की बात की जाए, और ये कहा जाए कि इस पर दिया गया टोटल चार्ज तो q है, लेकिन जो डेल्टा v इसका सूक्ष्म आयतन है उसमें दिया गया आयतन अगर डेल्टा q हो, तो जो आयतन आवेश घनत्व है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। सेम वही लैंग्वेज रहती, ज़्यादा अंतर नहीं है। संपूर्ण आयतन के अंदर अगर कोई बिंदु P दे रखा है जिसका बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है और उसके अल्पांश V है, उसमें आवेश आपका DQ स्थित है। ओके, तब जो आयतन आवेश घनत्व का सूत्र आप लोग यूज़ करेंगे वही रहेगा कि PQ सिग्मा द फंक्शन ऑफ R वेक्टर दिस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा V टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, या ऐसे आप ले सकते हैं डी क्यू अपॉन डी वी। तो डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू इक्वल्स टू रो द फंक्शन ऑफ आर डी वी, और अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कर दें यानी दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो टोटल चार्ज की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, केवल एक गणितीय विश्लेषण है जिसको आप इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब वही बात है। लेकिन आपको अभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे कंपटीशंस को पास करना चाहते हैं, तो ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, तो इससे ना घबराइए। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रल कर लेंगे टोटल, तो यहाँ से आपको कुल आवेश मिल जाएगा। आज का वीडियो इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अगले वाले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में उसको आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करता चलें, क्योंकि ये हम लोगों की स्टार्टिंग है, काफ़ी दूर तक जाना है। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।